हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो लास्ट के वीडियो में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम है ग्राफ्स, राइट। इस वीडियो में हमें उस ग्राफ्स के और आगे बढ़ना है। उस ग्राफ में एक नया टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है आइसोमॉर्फिक ग्राफ, ठीक है, जिसका नाम है आइसोमॉर्फिक ग्राफ। देखो, अब आइसोमॉर्फिक ग्राफ नहीं से बेटर है ग्राफ्स। अब इसमें क्या होता है कि हम दो ग्राफ के बीच में जो वर्टेक्स सेट है और जो एज सेट है उनके आपस में हम देखते हैं कि हमारे को एक 1-1 फंक्शन मिल जाए। कैसा फंक्शन मिल जाए? 1-1 फंक्शन मिल जाए। यानी कि सपोज करिए मेरा एक ग्राफ ये है, ये मैंने बनाया मेरा ग्राफ G1 जिसका वर्टेक्स सेट है V1 और एज सेट है E1। ऐसे ही मेरे पास कोई एक सेकंड ग्राफ हो जिसका नाम है G2, वर्टेक्स सेट V2 एंड एज सेट E2। तो मेरे को V1 और V2 के बीच में कोई एक फंक्शन f मिल जाए, V1 से V2 के बीच में, जो कैसा हो? 1-1 फंक्शन हो। और ऐसे ही मेरे को कोई एक फंक्शन g मिल जाए E1 से E2 में, जो भी कैसा हो? 1-1 फंक्शन हो। यानी कि हर एक एज जो यहाँ पर है, हर एक एज जो G1 में है, उस हर एक एज के लिए मुझे इस ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डेंस में एक एज मिले। अब अगर मैं यहाँ पे सपोज 1 2 3 4 नंबर दे दिया मैंने एज को और इधर ABCD दे दिया, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 इनके कॉरेस्पॉन्डेंस ढूंढूं, क्या ढूंढूं? इनके 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ढूंढूं। तो अब यहाँ पर सपोज मैंने A से शुरू किया, A, जैसे अब इधर कैसे गया मैं? एंटी क्लॉकवाइज। इधर भी मैं ट्राई करता हूं कि मैं एंटी क्लॉकवाइज एक सीक्वेंस बना सकूं। तो A B C T। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहां पर आपने लिया 1 2 3 4 और यहां आप ले लो कि 1 के कॉरेस्पॉन्डेंस में A, 2 के कॉरेस्पॉन्डेंस में C। नहीं, अगर यहां पर एडजेसेंट वर्टेक्स है या एडजेसेंट एज है तो A की जो भी एडजेसेंट एज होगी उसमें ही आपको 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे यहां पर भी वर्टेक्स सेट जो है, यहां पर भी एक वर्टेक्स सेट है, तो इन वर्टेक्स सेट के बीच में भी हमारे को क्या मिलना चाहिए? एक 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मिलना चाहिए, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं तो हमें ये क्या आएगा समझ आ जाएगा। चलिए, तो अब मेरे सामने एक एग्जांपल है जिसमें मेरे पास दो ग्राफ है। एक ग्राफ हो गया मेरा G1, एक ग्राफ हो गया मेरा G2। मुझे ये चेक करना है कि क्या ये दोनों ग्राफ आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है, ठीक है। अब इनको चेक करने के लिए सपोज सबसे पहले मैंने वर्टेक्स की कॉरेस्पॉन्डेंस बिठाई, ठीक है। वर्टेक्स मेरे पास देखो G1 में क्या है? V1 V2 V3 V4 V5 एंड V6, नहीं V5 तक है। चलो, 5 वर्टेक्स है मेरे पास। अब देखो V1 क्या है? V1 एक पेंडेंट वर्टेक्स है। V1 क्या है? एक पेंडेंट वर्टेक्स। तो ऐसा ही आपको सेम डिग्री का वर्टेक्स यहां ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे यहां पर V1 के कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन हो गया? A हो गया, ठीक है। अब V1 से कनेक्टेड कौन है? V2। तो A से कनेक्टेड कौन है? B। तो V2 के कॉरेस्पॉन्डेंस में हो गया B। अब V2 के बाद में आया नीचे, तो यहां आया मेरे पास V5। अब V5 के लिए आप देखिए V5 की डिग्री क्या है? 1 2 3। V5 की डिग्री है 3। तो अब B से मुझे एक ऐसी डायरेक्शन में जाना है जहां पर मुझे एक ऐसा वर्टेक्स मिले जिसकी डिग्री क्या हो? 3 हो। तो B से अगर मैं C की तरफ जाऊं या E की तरफ जाऊं, ठीक है, देखो E की अगर साइड गया मैं तो E की डिग्री क्या है? 1 2 3। तो E की डिग्री क्या है? 3। तो सपोज मैंने V5 के साथ किसको लिया? E को लिया। अब मैं आया इधर, मेरे पास आया V4 की डिग्री क्या है? 2। तो E से मुझे इधर ही जाना पड़ेगा। E से C पे तो जा नहीं सकता मैं, C की डिग्री 3 है। E से मुझे गया D पे, D की डिग्री क्या है? 2। तो V4 के साथ हो गया D। ऐसे ही V3 की डिग्री 3 और C की डिग्री 3। अब चलिए, वर्टेक्स का 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बैठ गया। अब मुझे किसके लिए बिठवाना है? अब मुझे एजेस के लिए बिठवाना है। तो एजेस मेरे पास यहाँ पर क्या नाम है? एक बार मैं वो लिख देता हूँ, E1 E2 E3 E4 E5 एंड E6। ये 6 वर्टेक्स है मेरे पास, एजेस है मेरे पास। इन 6 एजेस के लिए मुझे क्या चाहिए? यहाँ पर एज ढूंढनी। देखो, अब E1 क्या है? E1 है V1 और V2 के बीच में, यानी V1 V2 के बीच में, यानी A और B के बीच में। A और B के बीच में कौन है? 1। फिर मेरे पास क्या है? E2। देखो E2 किसके बीच में? V2 और V3। V2 और V3 यानी B और C के बीच में, B और C के बीच में यानी
2, फिर V3 क्या है, V3 है C, सपोज मैंने E5 देखा, E5 किसके बीच में, V3 और V4 के बीच में, यानी C और D के बीच में, C और D के बीच में कौन है मेरे पास, 5। अब मैं आया E4 पे, E4 क्या है मेरा, V4 और V5, V4 एंड V5 यानी D और E के बीच में, D और E के बीच में कौन है, 4। अब E3 पे आए तो V2 और V5 के बीच में, अब V2 और V5 यानी B और E, B और E के बीच में कौन है, 3। और E6 क्या है, V3 और V5 यानी C और E के बीच में कौन है, 6। तो मेरा यहां पर एक 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बैठ गया। देखो V1 से लेके V5 तक मैं जब ट्रैवल कर रहा हूं तो A से लेके E ट्रैवल कर रहा हूं, E1 E2 से लेके जब मैं E6 तक जा रहा हूं, E1 E2 से लेके जब मैं E6 पे जा रहा हूं तो मेरे पास वापस से इधर भी एक 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बैठ रहा है। आपको ध्यान क्या रखना है कि कोई भी वर्टेक्स छूटना नहीं चाहिए, कोई भी एज छूटना नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा वर्टेक्स या ऐसा एज नहीं होना चाहिए जिसके लिए मेरे को 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ना मिले, जिसके लिए सेकेंड ग्राफ में कोई एज या वर्टेक्स एग्जिस्ट ना करे। ऐसा कोई भी एज या वर्टेक्स, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ के G1 के हर एलिमेंट के लिए मुझे G2 में एक एलिमेंट मिला है, G1 के हर वर्टेक्स के लिए G2 में वर्टेक्स मिला, G1 के हर एज के लिए G2 में एज मिला। इस वजह से 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस की वजह से G1 और G2 कैसे हो गए, आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स हो गए। ओके, सिंपल है, राइट। अब ऐसे ही और एग्जाम्पल्स आपको नोट्स में मिलेंगे तो आपको उन्हें ट्राई करना है, ठीक है। वहां पर आपसे ये पूछेंगे कि क्या ये ग्राफ आइसोमॉर्फिक हैं कि आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए सबसे इजी बेस्ट वे आपको मैंने बताया है कि आप क्या देख लीजिए कि वो वर्टेक्स कितने डिग्री का है। अगर आपने ये देख लिया कि वो वर्टेक्स कितने डिग्री का है और सामने उस डिग्री का कोई वर्टेक्स है जो उसी प्लेस पे हमारे लिए एग्जिस्ट कर पा रहा है, तो वो ग्राफ्स अपने आप क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए हमारे पास एक एग्जांपल और है, ओके, ये 3rd नंबर वाला एग्जांपल, नोट्स में आप इसको देख सकते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है। कैसे, देखो इस U5 के लिए आपने सपोज V4 यहां लिया, ओके, लेकिन U6 के लिए आप V6 लेंगे, V5 के लिए क्या लेंगे, V5 के लिए यहां पर कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, ऐसे ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, आइसोमॉर्फिज्म जब भी आप डील करेंगे तो जिस भी वर्टेक्स और जिस भी एज की आप बात कर रहे हैं वो कैसे होनी चाहिए, कंटिन्यूअस आपको दिखनी चाहिए कि वो एक कंटिन्यूएशन में है, उनमें 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। अगर आप यहाँ पे इस ग्राफ में ध्यान से देखें तो पेंडेंट वर्टेक्स यानी कि 1 डिग्री की वर्टेक्स कितनी है, देखिए U5, U6, U1 3 वर्टेक्स है, लेकिन इस ग्राफ में भी 3 वर्टेक्स है। तो पेंडेंट वर्टेक्स तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस बिठा देंगे, लेकिन जब आप डिग्री 2 पे जाएंगे, देखो डिग्री 2 की वर्टेक्सेस यहां कितनी है, एक U2 एक U3, राइट। यहां पर कौन है, V2 V5, फिर 3 डिग्री की U4 और इधर कौन है, V3, ठीक है। अब आइसोमॉर्फिज्म क्यों नहीं है इन दोनों के बीच, देखो एक U4 इकलौता ऐसा वर्टेक्स है, U4 इकलौता ऐसा वर्टेक्स है इस ग्राफ में जिसके पास 2 पेंडेंट वर्टेक्स है, लेकिन इस ग्राफ G2 में मेरे पास कोई भी ऐसा वर्टेक्स नहीं है जिसके पास कनेक्शन में 2 पेंडेंट वर्टेक्स हो। V3 के पास एक है, V2 के पास एक है, V5 के साथ एक है, लेकिन कोई भी ऐसा वर्टेक्स नहीं है जिसके साथ 2 पेंडेंट वर्टेक्स हो। तो इस वजह से ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ओके, सो अब हमारे सामने 2 नए टर्म्स आ जाते हैं, एक होता है सबग्राफ और एक होता है स्पैनिंग सबग्राफ। अब आप सोच रहे होंगे कि सबग्राफ क्या है। आपने सेट के टाइम पे पढ़ा है कि सबसेट क्या होता है, राइट। सेट के टाइम पे हमने पढ़ा है कि सबसेट क्या होता है, कि किसी सेट का छोटा रूप जो होता है उसे हम बोलते हैं सबसेट। वैसे ही अगर सपोज करिए मेरे पास कोई एक ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ है G1, ठीक है। इसका अगर मैं एक सब ग्राफ बनाना चाहूं तो सब ग्राफ का मतलब क्या है कि अगर इसका वर्टेक्स सेट है V और E, तो जो सब ग्राफ है मेरा, सपोज उसको मैंने नाम दिया G', ये होगा V', E', जहां पर ये जो V' है वो क्या होगा, सबसेट होगा V का, और जो E' है वो सबसेट होगा E का।
यानी कि अगर इस ग्राफ का मुझे कोई बोल दे कि सपोज मैंने ये बनाया तो ये इसका एक सब ग्राफ है, सपोज मैंने ये बनाया तो ये भी इसका एक सब ग्राफ है, सपोज करिए मैंने ये बनाया ये भी इसका एक सब ग्राफ है। ठीक है, तो ये जितने भी पैटर्न है ये इसके क्या हो गए, सब ग्राफ। जैसे सबसेट होता है वैसे ही सब ग्राफ। अब बारी आती है स्पैनिंग सब ग्राफ। चलिए सब ग्राफ तो समझ आ गया, लेकिन स्पैनिंग सब ग्राफ ये क्या होता है? स्पैनिंग सब ग्राफ का मतलब होता है एक ऐसा सब ग्राफ जिसका वर्टेक्स सेट सेम हो और एज सेट अलग हो। यानी कि जो मेरा वर्टेक्स सेट ओरिजिनल था, जो मेरा v डैश है और v है, वो कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एज सेट हो सकता है वो उसका क्या हो, सबसेट हो, लेकिन वर्टेक्स सेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि एक ऐसा सब ग्राफ जिसका वर्टेक्स सेट ओरिजिनल ग्राफ के बराबर हो, यानी कि सारे वर्टाइसेस उसके अंदर प्रेजेंट हो। जैसे कि सपोज ये मेरा क्या है, ये मेरा एक ग्राफ है जिसकी ये वर्टाइसेस हैं। अगर कोई मुझे बोले कि आपको इसका स्पैनिंग सबसेट बनाना है या स्पैनिंग सब ग्राफ बनाना है, तो देखिए मैंने क्या करा, मुझे क्या चाहिए कि सारे वर्टाइसेस कवर होने चाहिए, राइट। अब उन सारे वर्टाइसेस को कवर करने के लिए मैं ऐसे बना सकता हूं, जरूरी नहीं है सारी एजेस होनी चाहिए, सारे वर्टाइसेस होने चाहिए। तो सारे वर्टाइसेस आ गए ना इसमें, कोई छूटा क्या? तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक स्पैनिंग सब ग्राफ। स्पैनिंग सब ग्राफ चलिए और बना के देख लेते हैं। सपोज करिए अब मैंने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, फिर ये बनाया और ये बना दिया। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो वापस से क्या मेरे पास सारे वर्टाइसेस आ गए। देखो 4 ये और 5वां ये, 4 ये रहे और ये 5वां। तो ये क्या है, ये भी एक स्पैनिंग सब ग्राफ है। तो स्पैनिंग सब ग्राफ क्या होता है कि ऐसा सब ग्राफ जिसमें वर्टेक्स का जो सेट है, वर्टाइसेस का जो सेट है वो कैसा हो, इक्वल हो। यानी कि उस सब ग्राफ में ग्राफ के सारे वर्टेक्स हो, लेकिन एजेस का होना जरूरी नहीं है, कुछ एजेस मिसिंग होगी तो भी चलेगा। ठीक है, एजेस क्या हो सकती है, सबसेट हो सकती है, लेकिन जो वर्टेक्स सेट है, जो वर्टेक्स सेट है वो कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जितने वर्टाइसेस ग्राफ में थे उतने ही वर्टाइसेस एज में होने चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ग्राफ की प्रॉपर्टीज क्या है, या मैं बोलूं कि ग्राफ के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे किन्हीं दो ग्राफ का यूनियन कैसे किया जाता है, डीकंपोजिशन कैसे किया जाता है, इंटरसेक्शन कैसे किया जाता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में विद ऑपरेशंस ऑन अ ग्राफ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।